हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपकी जो भूगोल की किताब है पृथ्वी और हमारा जीवन, इसमें का जो पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के समय पृथ्वी बिल्कुल आग का गोला था, इस पर कोई जीवन नहीं था, बिल्कुल आग था। लेकिन करोड़ों वर्षों के बाद जब वायुमंडल बना, तब धीरे धीरे वर्षा, घनघोर वर्षा होने के कारण जो है पृथ्वी का ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर से पृथ्वी अभी भी गर्म है। तो आइए देखते हैं बच्चे, पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या घटनाएं होती हैं, कैसा है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इसको आइए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम देखिए कहते हैं भूपरपटी, या इसी को क्रस्ट बोलते हैं। तो सबसे ऊपर जहाँ पे हम लोग रखते हैं, खेती करते हैं, घर मकान बनाते हैं, तो वो क्या है, भूपरपट्टी है। और बीच वाले भाग को हम मेंटिल कहते हैं, और सबसे नीचे क्या है, क्रोड है। तो भूपरपट्टी, मेंटिल और क्रोड। लेकिन थोड़ा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, इसके अलावा कुछ और भी नाम है इसके। तो इसी को हम कह सकते हैं कि सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। सबसे ऊपर सियाल, बीच में सीमा और सबसे नीचे क्या है, निफे। और कह सकते हैं एक और भी इसका नाम है बच्चों, देखें सबसे ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर, बीच में है पायरोस्फीयर और सबसे अंत में क्या है, सबसे नीचे क्या है, बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को हम कह सकते हैं भूपरपटी, सियाल और लिथोस्फीयर। एक ही नाम है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। बच्चे भूपरपटी जानते हैं, परीक्षा में आ जाता है सियाल या लिथोस्फीयर, तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, तो इसी को हम भूपरपटी कहें, चाहे सियाल कहें, चाहे लिथोस्फीयर कहें। बीच वाले भाग को मेंटिल कहें, सीमा कहें या पायरोस्फीयर कहें। सबसे अंत में क्रोड कहें, निफे कहें या बायोस्फीयर कहें। ठीक है बच्चों, आइए हम बात करते हैं भूपरपट्टी के बारे में। देखिए, भूपरपट्टी सबसे ऊपर भाग है, जान रहे हैं, और इसकी मोटाई हर जगह जो है अलग अलग होती है। और हम बात करें कि सबसे कम मोटाई इसकी कहाँ होती है, तो समुद्र की तलहटी में सबसे कम मोटाई होती है, और पर्वतों के नीचे भूपरपट्टी की सबसे अधिक मोटाई होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों। मेंटिल की बात करें तो मेंटिल जो है यह पिघली अवस्था में पाई जाती है। भाई मेंटिल जो है बिल्कुल यहाँ पे जो चट्टानें हैं बिल्कुल पिघली अवस्था में होती हैं, इसलिए इसे पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। और चूँकि पिघला हुआ है, इसलिए एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे घटती है, क्योंकि ज्वालामुखी के समय जो लावा और मैग्मा जो बाहर निकलता है, कहाँ से आता है, तो इसी मंडल से आता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वही ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा कहाँ से आता है, तो आप कह सकते हैं मेंटिल से आता है, या पिघला मंडल से आता है, या दुर्बलता मंडल से आता है। तो ये बात आप कह सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भूपरपट्टी और मेंटिल के बीच में, इन दोनों के सीमा रेखा पर जो है इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं मोहो अशांतत्य या मोह असंबद्धता। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मोह असंबद्धता कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मेंटिल और भूपरपट्टी के बीच में, दोनों की सीमा रेखा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं क्रोड की। तो क्रोड की बात यह है कि देखें, ऊपरी क्रोड तो तरल अवस्था में है, जबकि निचला क्रोड जो है ठोस अवस्था में है। ऊपर और नीचे तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे हम क्रोड की बात करें तो ऊपर का भाग जो है पिघला हुआ है और नीचे जो है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम बात करते हैं जो है तो शैल, चट्टानें। ये चट्टान क्या होते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा समझें। देखिए, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना रही, इसको समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शैल, चट्टानें। अब चट्टान क्या होता है,
तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक चट्टान है, जहाँ पे हम खेती करते हैं। ये जो मिट्टी है जमी हुई है तो ये भी एक प्रकार की चट्टान है। फिर पत्थर के, कोयले के जो जमे हुए भाग हैं सबको हम चट्टान कहते हैं। तो ये चट्टानें जो है अलग अलग आकृतियों, अलग अलग रंगों के होते हैं और ये खनिजों के मिश्रण होते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रकार, शैल के प्रकार या चट्टानों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार की होती हैं चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब आइए देखते हैं इनके बारे में। आग्नेय शैल क्या होती है बच्चों, देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं इन आग्नेय शैलों की। तो देखें यह कठोर होने के कारण इनका अपरदन कम होता है। अपरदन माने टूटना फूटना, ठीक है बच्चों। टूटना फूटना जो है ये कम होता है क्योंकि ये कठोर होती हैं। और रवेदार और दानेदार होती हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए कि आग्नेय चट्टानें रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब सड़े गले अंश, पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़े गले अंश को जीवाश्म कहते हैं। तो इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उत्पत्ति आग से हुई है, आग्नेय आग से हुई है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो उसमें कहाँ ये पाए जाएंगे? तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, आगे देखें। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होती है। इन शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पाए जाते हैं और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और इनके उदाहरण क्या क्या हैं? देखिए ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, ये सब जो है आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। अब हम बात करें अवसादी शैल, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो अवसादी शैल परत के रूप में होती है, इसलिए हम इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं। परत के रूप में मतलब अब देखते हैं बाढ़ वगैरह आ जाता है तो पानी, बाढ़ का पानी अपने साथ जो है मलबा भी बहा करके लाता है। पानी तो चला जाता है, मलबा वहीं पे जम जाता है। इस प्रकार हर साल जो है जमते 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 एक परत बन जाती है, दरार बन जाती है। इस कारण इसे हम परतदार शैल कहते हैं। और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि सड़े गले अंश वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के अंश पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परतदार शैल में जीवाश्म पाया जाता है। और ये रवेदार नहीं होती हैं, ये प्रायः मुलायम होती हैं, मतलब इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इन चट्टानों में खनिज तेल, कोयला आदि खनिज भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये इसी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी शैल के उदाहरण कौन कौन से हैं देखते हैं। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, खड़िया मिट्टी मतलब जिससे चाक बनता है। तो ये सब जो है इसी चट्टानों के उदाहरण हैं। आइए अब आगे देखते हैं रूपांतरित शैल। तो रूपांतरित शैल क्या है बच्चों? देखें, रूपांतरित जैसा कि देखने से लग रहा है रूप में अंतर, इसको हम कायांतरित शैल भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये चट्टानें ताप व दाब के कारण, अधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। कैसे बनती हैं चट्टानें बच्चों? तो ये कोई नई चट्टान नहीं है, ये अवसादी और आग्नेय चट्टानें ही हैं, बल्कि ताप दाब के कारण इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखें मूल चट्टान और यहाँ पे देखिए इसका रूपांतरण दिया गया है, आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है बच्चों? तो आप कह सकते हैं आग्नेय चट्टान है। और इसका रूपांतरण किस में हो गया? नीस में। नीस एक धातु है, तो हम पूछा जाए नीस कौन सी चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान थी? आग्नेय चट्टान थी। इसके बाद हम बात करें बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान होगी? अवसादी। और इसका जब रूप परिवर्तन हो गया तो ये बन गया क्वार्ट्ज। आगे देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? कहेंगे ये भी अवसादी चट्टान है। और ये लंबे समय के बाद अपना रूप परिवर्तन करके क्या बन जाता है? तो संगमरमर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगमरमर किसका रूपांतरण है? तो चूना पत्थर का रूपांतरण है। जैसे ताजमहल जो बना हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, तो पहले चूना पत्थर रहा होगा, बाद में वो संगमरमर बन गया। कोयला देखिए कौन सी चट्टान है? कहेंगे अवसादी चट्टान है। और इसका रूपांतरण अगर हो जाता है तो ये बन जाता है बच्चों ग्रेफाइट। कोयले का रूपांतरण क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट वही जो आपके पेंसिल में लीड लगी हुई है वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट भी अपना रूप परिवर्तन कर देता है तो बन जाता है हीरा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नीस, क्वार्ट्ज, संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब जो है कौन सी चट्टानें हैं?
तो कह सकते हैं कि ये सब जो है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें रही चट्टानों के विषय में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। तो कोई डाउट हो तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसका जो प्रश्नोत्तर है और भी इसके अभ्यास प्रश्न हैं तो फिर अगले वीडियो में इसको कराया जाएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।